अ पेनी सेव इज अ पेनी अर्न। एक पैसे की बचत यानी एक पैसे की कमाई। टैक्स भरना, टैक्स देना, टैक्स बचाना एक टेक्निकल विषय है जिसके बारे में हमको बहुत आसानी से समझाने के लिए हमारे साथ हैं देश के जाने माने इनकम टैक्स एक्सपर्ट विनय कृष्ण जी। विनय जी, मेरा आपसे सबसे पहला सवाल है कि इनकम टैक्स रिटर्न और इनकम टैक्स फाइल दोनों में क्या अंतर है? कि इनकम टैक्स हम ऐसा समझें कि कोई भी सरकार है, सरकार को पूरे देश का अपना खर्चा चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है और इस पैसे को अर्न करने के लिए उसके पास एक ही साधन होता है, वो है टैक्स। टैक्स के रूप में ही सरकार अपने देश की पूरी जनता से पैसा इकट्ठा करती है और उसको देश के कामों में लगाती है। जो पैसा सरकार इकट्ठा करना चाहती है उसको दो माध्यम से करती है। एक को हम कहते हैं डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो जिसका बोझ जो देने वाला है वो खुद उठाता है, और इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जिसका बोझ वो आगे कंज्यूमर पर पास ऑन कर देता है। तो डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स सर्वोपरि टैक्स है। आप जो भी आमदनी अर्न करते हैं उस आमदनी पर लगने वाले टैक्स को इनकम टैक्स कहते हैं या आयकर कहते हैं। आय पर लगने वाला कर वो आयकर होता है। फिर रिटर्न का मतलब क्या रह जाता है? अब किसको कितना आयकर देना है, नहीं देना है, आपकी आय कितनी है, उस पर कितना टैक्स बनता है, इसका जो लेखा जोखा बनाकर आप डिपार्टमेंट को सबमिट करते हैं, अपने आय की विवरणी जमा करते हैं, उस पर अपनी पूरी डिटेल्स दिखाते हैं। अगर टैक्स बनता है तो टैक्स जमा करते हैं, अगर आपका टैक्स कहीं ज़्यादा कट गया है तो उसको वापस लेते हैं। इस विवरणी को आयकर रिटर्न बोलते हैं। जो एक हिसाब किताब हम डिपार्टमेंट के संग शेयर करते हैं उसको इनकम टैक्स रिटर्न बोला जाता है। आईटीआर फाइल करना क्यों जरूरी है? देखिए, इनकम टैक्स फाइल करना मतलब ये मैंडेटरी है, अनिवार्य है। जिस व्यक्ति की भी आमदनी साल में 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है उसको आयकर विवरणी जमा करना अनिवार्य है, उसको करना ही करना है। तो जिन लोगों की इनकम ज़्यादा है उनको तो करना ही है। अब उसके साथ कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी इनकम 2.5 लाख से कम है, वो फिर भी आयकर रिटर्न जमा करना चाहते हैं। उसके कई सारे फायदे हैं। जैसे आपका कहीं टीडीएस कट गया है, सपोज आपको बैंक से 10,000 रुपये से ज़्यादा का इंटरेस्ट मिला साल में, आपने 2 लाख रुपए की एफडीआर बनवाई है, आपको 20,000 रुपये इंटरेस्ट मिला, 20,000 रुपये पे आपका टीडीएस कट गया। अब वो टीडीएस अगर आप वापस लेना चाहते हैं तो आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। इसी तरह से कहीं भी और आपका टीडीएस कटा है तो वो टीडीएस वापस लेने के लिए आपको रिटर्न जमा करना अनिवार्य है। रिटर्न जमा किए बिना आप टीडीएस क्लेम नहीं कर सकते। इसके अलावा आपको बैंक से लोन लेने में, अगर कोई भी आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं, वहाँ भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न की ज़रूरत होती है। आप विदेश जाना चाहते हैं तो अक्सर कई कंट्रीज़ के वीज़ा एप्लीकेशन में भी रिटर्न की ज़रूरत पड़ती है। आप कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं तो वहाँ भी जो आपको फाइनेंस कर रहा है वो ये जानना चाहता है कि आपके पिछले सालों में आमदनी क्या रही है। ऐसे बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर आपकी आमदनी पता करने का एकमात्र सोर्स इनकम टैक्स का रिटर्न लिया जाता है। इसलिए आपको ये सब फ़ायदा देता है ऐसी जगह। आईटीआर फाइल करने की ड्यू डेट निकल जाने के बाद में भी क्या हम आईटीआर फाइल कर सकते हैं? इनकम टैक्स दाखिल करने की अलग अलग तिथियां निर्धारित हैं। जैसे एक इंडिविजुअल है जिसका ऑडिट नहीं होता है तो उसके लिए 31 जुलाई नॉर्मल डेट होती है। इस साल वो एक्सटेंड होकर 31 दिसंबर हो गई है। ऐसे ही जिनका ऑडिट होना है उनके लिए ये डेट 30 सितंबर होती है, इस बार वो भी एक्सटेंड हो गई है। तो पहले तो हमें अपनी डेट के अंदर इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना ज़रूरी होता है। अगर वो डेट हमारी निकल गई तब भी हम आने वाली 31 मार्च तक अपना रिटर्न जमा कर सकते हैं, लेकिन कुछ हमें उसमें नुकसान हो जाते हैं। जैसे अगर हमें रिटर्न रिवाइज करना है, कोई गलती हमसे छूट गई है रिटर्न भरने में और उसको हम रिवाइज करना चाहते हैं, उसमें करेक्शन करना चाहते हैं, तो डेट निकलने के बाद फिर हम करेक्शन वाला रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। दूसरा नुकसान, अगर हम पर कोई टैक्स पेएबल है, हमें कोई टैक्स देनदारी निकल रही है टैक्स की, तो उस पर ब्याज लगना शुरू हो जाता है डेट निकलने के बाद। तीसरी चीज़, अगर डेट निकल जाती है तो नॉर्मली 5,000 रुपये की हम पर पेनल्टी लगती है 31 मार्च तक। और छोटे रिटर्न मतलब जिनका आयकर इनकम 5 लाख रुपए तक की है, उन पर सिर्फ 1,000 रुपये की पेनल्टी है। यानी 1,000 या 5,000 रुपये पेनल्टी देकर हम 31 मार्च तक रिटर्न जमा कर सकते हैं। विनय जी, न्यू कहते टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम में क्या अंतर है और हमें किस चीज़ को फॉलो करना चाहिए? कौन सा फायदेमंद ज़्यादा है? ये आजकल एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इशू है, बहुत सारे लोग इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि पिछले साल तक हमारे पास इनकम टैक्स कैलकुलेट करने का एक ही तरीका था। टैक्स स्लैब्स थे, 5 लाख रुपए तक, 2.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगता था,
2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख तक 20% और 10 लाख के ऊपर 30%। इसमें कुछ छूट मिलती थी हमको। पिछले साल से हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने एक नया टैक्स सिस्टम इंट्रोड्यूस करा जिसको उन्होंने कहा न्यू टैक्स रिजीम। ये उन लोगों के लिए ज़्यादा फायदेमंद था जो अपनी सेविंग्स नहीं कर पाते या छूट नहीं ले पाते, तो उनके लिए टैक्स स्लैब्स अलग कर दिए गए। अब उन्होंने उसके लिए कर दिया कि 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 से 7.5 लाख तक 10%, 7.5 से 10 लाख तक 15%, 10 से 12.5 लाख तक 20%, और 12.5 से 15 लाख तक 25%, और 15 लाख के ऊपर 30%। यानी हर 2.5 लाख पर 5-5% का इंक्रीज करते हैं। इसमें बेनिफिट ये हुआ कि जो लोग अपने डिडक्शंस नहीं ले पाते थे उनका टैक्स कम हो जाएगा। यानी अगर हम एक एग्जांपल लेके चलें, किसी की इनकम 7 लाख रुपए है, 7 लाख रुपए में उसको कोई डिडक्शन उसने नहीं करा, कोई सेविंग नहीं करी है, तो ओल्ड टैक्स रिजीम में 5 लाख से 7 लाख यानी 2 लाख रुपए पे 20% 40,000, और 2.5 लाख से 5 लाख पे 5% यानी 12,500, टोटल 52,500 रुपए उस पर टैक्स लगता है। लेकिन अगर वो न्यू टैक्स रिजीम में आ जाता है तो उसको 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% यानी 12,500, और 5 लाख से 7 लाख तक सिर्फ 10% 20,000, तो 20 और 12.5 32,000 रुपए टैक्स लगेगा। इस तरह से उसकी 20,000 रुपए की बचत हो जाएगी न्यू टैक्स रिजीम में। लेकिन ये तब है अगर वो अपने जो हमको इनकम टैक्स में छूट के प्रावधान दिए हुए हैं उनको फॉलो नहीं करता है, उस पर कोई बचत नहीं करता है, कोई छूट नहीं लेता है, तब उसको नई टैक्स रिजीम में फायदा होता है। लेकिन अगर वो जैसे 1.5 लाख रुपए की छूट मिलती है 80C तक, या और बहुत सारी छूट है, अगर उनका फायदा वो उठाता है तो फिर उसको 90% केसेस में ओल्ड टैक्स रिजीम में ही बेनिफिट मिलता है। तो हम सबसे पहले ये देख लें कि किसको दोनों तरह से टैक्स कैलकुलेट करके देखें कि न्यू टैक्स रिजीम में कितना टैक्स आ रहा है और ओल्ड टैक्स रिजीम में कितना टैक्स आ रहा है। और अभी हमारे पास ऑप्शन है, हम दोनों में से कोई भी रिजीम फॉलो कर सकते हैं, तो जिसमें आपको बेनिफिट मिलता है आप उस रिजीम से टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। जी, अक्सर देखा गया है कि सर्विस क्लास और बिजनेस क्लास तो इनकम टैक्स भरते ही हैं। कई बार छोटे जो काम वाले लोग हैं, अनऑर्गेनाइज लोग, जैसे कि आप रेहड़ी वाले हैं या चाट वाले हैं, या कोई अपना बिजनेस उनका छोटा मोटा चल रहा है लेकिन उसमें इनकम उनकी अच्छी है, तो क्या उनको इनकम टैक्स भरना चाहिए, या एग्रीकल्चर में किसान वगैरह जो लोग हैं उनको भरना चाहिए? और अगर वो इनकम टैक्स भरते हैं तो उनको क्या बेनिफिट है उसका? इनकम टैक्स में एक ही क्राइटेरिया है, अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है तो आपको रिटर्न भरने की ज़रूरत है। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से कम है तो आपको रिटर्न भरने की आवश्यकता नहीं है। 2.5 लाख रुपए आप चाहे सैलरी से अर्न करें, चाहे बिजनेस से अर्न करें, चाहे आप चाट का ठेला लगाएं, चाहे आप घरों में काम करें, चाहे आप किसी भी सोर्स से अर्न करें, और सारे सोर्सेज मिला के, यानी आप अगर चाट का ठेला लगा रहे हैं उससे आप 1 लाख रुपए साल में अर्न कर रहे हैं, साथ में आप पार्ट टाइम नौकरी भी कर रहे हैं जिससे आप 70-80 हज़ार रुपये उससे अर्न कर रहे हैं, आपकी बैंक में कुछ एफडीज हैं, आपको उससे ब्याज आ रहा है, आपके कुछ और भी सोर्सेज हैं, ये सारे सोर्सेज मिला के अगर आपकी इनकम साल में 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा हो जा रही है तो आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है, अनिवार्य। क्राइटेरिया एक ही है, अगर इनकम 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है किसी भी सोर्स से हो तो आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। और इसके फायदे क्या है अगर वो फाइल करते हैं? देखिए, फायदे तो हम फिर वही पहले वाली बात पे आए कि 2.5 लाख से ऊपर तो मैंडेटरी है, वो तो करना ही है आपको। अगर आप नहीं करते हैं तो आप पर पेनल्टी लगाई जा सकती है, आपसे इंटरेस्ट और पेनल्टी लगाई जा सकती है। लेकिन अगर आपकी इनकम कम है तब आप उसको लोन लेने में, वीजा देने में, या कहीं भी बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में आपको उसकी जरूरत है। विनय जी, किसानों को कृषि आय पे टैक्स देना जरूरी है क्या? और अगर वो टैक्स देते हैं तो उससे उनको क्या फायदा है? अगर आप एक 100% आपकी इनकम किसानी से ही है, मतलब एग्रीकल्चर इनकम ही है आपकी, आप गांव में रहते हैं, आप किसान हैं, इसके अलावा आपकी कोई इनकम नहीं है, तो फिर आपके लिए एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट है। मतलब बेसिकली एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लगता है। तो अगर आप किसानी या खेती या जमीन से जुड़ी हुई किसी भी चीज़ से इनकम अर्न करते हैं तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा, आपको रिटर्न भरने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो इनकम टैक्स रिटर्न भरने के फायदे हैं उनको लेने के लिए आप रिटर्न जमा कर सकते हैं। वो क्या फायदे हैं सर? वो वही चीज़, अगर आपको लोन लेना है, कल आप अपना बिजनेस एक्सटेंड करना चाहते हैं, आप खुद अपनी दुकान खोलना चाहते हैं, आज आप अपनी प्रोड्यूस मंडी में बेचते हैं, कल आप इसको किसी और माध्यम से बेचना चाहते हैं, आप किसी भी तरह का लोन लेना चाहते हैं तो आपको रिटर्न की ज़रूरत पड़ेगी। एक और चीज़ इसमें समझें, आजकल बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि आदमी नौकरी भी कर रहा है और उसके नाम पर कृषि भूमि भी है, तो उसको एग्रीकल्चर इनकम भी आ रही है। ऐसे में हमें ये ध्यान रखना होगा कि अगर एग्रीकल्चर इनकम और दूसरी इनकम साथ में आती है
तो एग्रीकल्चर इनकम पे तो टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन ये दूसरी इनकम के आपके स्लैब को बढ़ा देगी, यानी आपकी जो नौकरी से इनकम है उस पर ज्यादा टैक्स लगेगा। आप हो सकता है आपकी नौकरी से इनकम 4 लाख रुपए है और आपकी खेती से इनकम भी 4 लाख रुपए है, तो आइडियली हम देखें तो 4 लाख रुपए खेती वाली अलग हो गई, और यहाँ पर 4 लाख रुपए पे 5 लाख तक टैक्स लगता नहीं है, तो इस पर भी टैक्स नहीं लगना चाहिए, यानी जीरो टैक्स पे आपको आना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होगा, आपकी पहले 8 लाख रुपए आमदनी पे टैक्स लगाया जाएगा और फिर खेती की इनकम पे उस पर छूट दे दी जाएगी, तो आपकी जो सैलरी की इनकम है वो कहीं 20% के ब्रैकेट में पहुंच जाएगी, आपको उस पर टैक्स लगा। हाथ में नहीं है कि हम किसके हाथ में दिखाएं, जिसके नाम पे जमीन होगी, जिसकी कृषि भूमि होगी, या तो उसकी इनकम मानी जाएगी, या अगर बटाई पे हमने खेत ले रखा है तो जो उस पे काम कर रहा है, जिसने वो खेत बटाई पे लिया है, उसकी इनकम मानी जाएगी। अगर मैंने खेत कोई बटाई पे लिया है या मेरी कृषि भूमि है, तो उससे आमदनी को मैं अपनी वाइफ के नाम में नहीं दिखा सकता। इनकम टैक्स में दोनों इंडिविजुअल है, दोनों अलग एसएससीज है, दोनों का असेसमेंट अलग होगा, तो उसको क्लब नहीं कर सकते। है कि जैसे इनकम टैक्स स्लिप 2.2.5 लाख रुपए तक रखा गया है, अब उन्होंने बढ़ा के उसको 5 लाख तक कर दिया कि 5 लाख तक आपका कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा, लेकिन टेक्निकली इसमें बहुत सारी चीजें दी गई है, तो वो ऐसी क्या चीजें हैं जिनसे कि वो टैक्स के दायरे में नहीं आएगा? इसमें अभी जो सरकार ने घोषणा करी है कि अभी मतलब थोड़ा टाइम हो गया कि 2.5 लाख रुपए तक तो टैक्स नहीं लगेगा, एग्जेम्प्टी है, एग्जेम्पशन लिमिट है, लेकिन अगर आपकी आमदनी 5 लाख भी है तो आपका कोई टैक्स नहीं जाएगा। इसमें बहुत लोगों ने इसको गलत समझा है कि अब 5 लाख तक की छूट हो गई है, यानी 5 लाख के ऊपर अगर मेरी आमदनी होगी तो मुझे 5 लाख रुपए तक टैक्स नहीं देना है और 5 लाख के ऊपर ही टैक्स देना है। असल में ऐसा नहीं है। आपकी इनकम 2.5 से 5 लाख तक है तो आपका टैक्स तो कैलकुलेट होगा, लेकिन 12,500 रुपए की आपको छूट मिल जाएगी, 12,500 रुपए तक की जितना आपका टैक्स बनता है, और आपको कोई टैक्स दे नहीं होगा। उसका इफेक्टिव यूज ये आया कि आपको 5 लाख रुपए तक टैक्स नहीं देना पड़ेगा, लेकिन रिटर्न 2.5 लाख रुपए से 5 लाख की इनकम पर भी आपको भरना मैंडेटरी है। अब अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए से ज्यादा है, सपोज आपकी इनकम 5,10,000 रुपए है, तो कई लोग ये समझते हैं कि 5 लाख की तो छूट हो गई, अब मुझे 10,000 रुपए टैक्स देना है। ऐसा नहीं है। 5 लाख से ऊपर जाते ही आपकी गणना 2.5 लाख से शुरू हो जाएगी, यानी 12.5 वो आपको छूट 2.5 लाख, जो 12,500 की छूट मिलनी है वो खत्म हो जाएगी, तो आपका टैक्स 2.5 लाख से शुरू होकर और 5,10,000 यानी 2,60,000 रुपए पर टैक्स लगेगा, जो करीब 14,500 रुपए होगा प्लस सेस। तो अब 5 लाख के ऊपर जाते ही हमारी स्टार्टिंग ही 13 लाख रुपए से 13,000 रुपए टैक्स से होगी। आईटीआर फाइल करते समय वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमारे पास होना अनिवार्य है? आयकर डिपार्टमेंट की तरफ से ऐसे कोई डॉक्यूमेंट स्पेसिफाई नहीं करे गए हैं, बस वो ये कहते हैं आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जिससे आपकी सही आय की गणना की जा सके। नॉर्मल केस की हम बात करें, अगर कोई सैलरी डाल दे तो सैलरी इंसान के लिए उसका फॉर्म 16 और उसके बैंक स्टेटमेंट, अगर सिर्फ सैलरी उसको आ रही है तो ये 2 चीजें काफी हैं। अगर उसकी बैंक में एफडीआर है तो उसका इंटरेस्ट जुड़ेगा, एफडीआर से कैलकुलेट किया जा सकता है। अगर उसने कहीं और इन्वेस्टमेंट्स कर रखे हैं तो उनके डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे जिससे कि उसकी सही आय की गणना की जा सके। बिजनेस क्लास के लिए उनका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी पड़ती है, जिसके लिए उनके सारे, अगर उन्होंने डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करे हैं तो उनकी पूरी सेल और परचेज की डिटेल्स चाहिए होंगी, बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगा और जीएसटी के रिटर्न्स चाहिए होंगे, क्योंकि जीएसटी और इनकम टैक्स मैच होना चाहिए। पहले ये थोड़ा सा एनोमली रहती थी जीएसटी से पहले कि वैट और इनकम टैक्स के रिटर्न्स में कुछ अंतर हो जाते थे, लेकिन अब ये बिल्कुल जीरो हो गया है। जीएसटी और इनकम टैक्स के रिटर्न में आपकी सेल बिल्कुल सेम आनी चाहिए, तभी उसके बाद आपके टैक्स की सही गणना हो सकती है। विनय जी, कुछ एक्सपर्ट टिप होगी आपके लिए, आपके पास में? कुछ ऐसे डिडक्शंस हैं जो इनकम टैक्स में बहुत आसानी से मिल सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग उनको क्लेम नहीं करते हैं। जैसे हेल्थ इंश्योरेंस सब कराते हैं अपने लिए, लेकिन बहुत सारे लोग अपने पेरेंट्स का हेल्थ इंश्योरेंस नहीं कराते, जहां पर 50,000 रुपए तक की एडिशनल डिडक्शन का प्रावधान है। इसी के साथ 80GG में किराए की पे आपके होने वाले खर्च के लिए प्रावधान है छूट का 2,000 रुपए महीने का। अगर हम सैलरीड है, हमें एचआरए मिल रहा है, तब तो हम ये ले लेते हैं एचआरए की छूट, लेकिन अगर हम बिजनेस क्लास में हैं या एचआरए हमें नहीं मिल रहा है, उस केस में भी 80GG में हम 2,000 रुपए महीने तक की छूट ले सकते हैं। ये मैंने बहुत ही कम रिटर्न्स में देखा है, शायद 1 या 2% लोग इसको क्लेम करते हैं। इसका आप सब बहुत आसानी से फायदा उठा सकते हैं। धन्यवाद विनय जी, आज आपने हमारे दर्शकों के लिए बहुत जानकारी की बातें बताई और समय समय पर हम आपके पास में इसी तरह की क्वेरीज को लेके आते रहेंगे
और आशा है कि हमारे दर्शकों को आपकी इन जानकारी से बहुत फायदा होगा। धन्यवाद।